नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ समझ लीजिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमने खत्म कर लिया था, हिस्ट्री खत्म कर लिया था और हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पोर्शन हो चुका था। बिहार से संबंधित जो कुछ मुद्दा था उसको भी हमने देख लिया। अब आज के लेक्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। यहाँ पर ठहर के कुछ बातें समझ लीजिए, क्योंकि राज्य व्यवस्था एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपको देखा जा सकता है कि 15 प्रश्न तक पूछा जा सकता है। आप कहेंगे कि चलो क्या ये बाकी सब्जेक्ट की तुलना में कम महत्व रखता है बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से? मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा महत्व यही रखता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये फिलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, प्रश्न बहुत कठिन इसके नहीं होते हैं इस सब्जेक्ट के, लेकिन अगर 15 आ रहे हैं और 15 में से मैं मान के चलता हूं कि 13 या 14 आप 13-14 तक सही नहीं कर लेते हैं, तो मान के चलिए प्रारंभिक परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे। मामला समझ में आया? यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो 15 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 15 में से 15 सही करके आ जाते हैं। मामला समझ में आ रहा है? अगर 12 पूछा गया पॉलिटी से तो 12 के 12 सही रहता है। तो जाहिर सी बात है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताया था, वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। इस बार भी देखना, आपको रिजल्ट जो है वह आपके हित में देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू को लेकर के आप बिल्कुल इमोशनल होइए, क्योंकि बीपीएससी जो है ना वो पीवाईक्यू से प्रश्न पूछता है। और यहाँ पर पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है कि इसके पास स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा है, पूछने के अवसर है, तो यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए दोहराव प्रश्न का देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक काम तो ये करना है। अब अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देख लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। अगले 5-7 लेक्चर जो है वो मैं पॉलिटी का लेने वाला हूँ, बिहार से संबंधित जो है राज्य व्यवस्था के विषय उसको लेकर के चर्चा करूंगा। तमाम पीवाईक्यू के जो प्रश्न हैं उसको मैं इसी लेक्चर में शामिल करता चलूंगा। जहां जहां आपको हिंट देता चलूंगा कि ये पूछा जा चुका है, बस उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ लेना है। तो पहली चीज ये हो गया। दूसरी बात क्या हुआ कि टेस्ट सीरीज आप लोग बहुत सारे लोग लगा रहे होंगे, करंट के इशू उसमें पूछे जा रहे होंगे जो पॉलिटी से संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद अभी चर्चा में आ गया, तो उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा देते हैं वो कैसे क्या देते हैं, फिर नियुक्ति कैसे होता है, वोटिंग का क्या प्रक्रिया है, ये तमाम चीजें जो है उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीजें और संविधान में इसको लेकर के क्या बातें की गई है आपको पता होना चाहिए। तो जब हम लोग लेक्चर करेंगे तो करंट अफेयर से चीजों को जोड़ते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगले कम से कम 1 सप्ताह या 8 दिन 9 दिन जो है वो हम पॉलिटी के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगला दिन जो है कुछ लेक्चर आगे का हो सकता है, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये छूट जाएगा, अगर इस पर आप बहुत ध्यान से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो मान के चलिए कि आपका ये भारी भरकम नुकसान होने वाला है। क्योंकि जहाँ सभी लोग इस चीज़ को, आसान चीज़ को सॉल्व करके निकल जाएंगे 100%, वहाँ अगर आप गलती करते हैं तो फिर आप जो है इस कंपटीशन को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया डिस्क्लेमर। आगे बढ़ते हैं, बिहार को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार, अगर जब राज्य व्यवस्था की चर्चा किया जाए तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं सोचते हैं भारत को जब लेकर के कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है ना। जनसंख्या के हिसाब से भी देखेंगे एक पुराना लोकतंत्र है। और भारत में जब बिहार की चर्चा करते हैं, आप जानते हैं गणतंत्र की शुरुआत का जो जगह माना जाता है वो वैशाली गणराज्य, और वैशाली गणराज्य में सबसे पुराना गणतंत्र के तौर पर उसे देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि प्रजातंत्र की नींव जो है बिहार में वो बहुत गहरी है। कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर दिखता है कि जनप्रतिनिधि अपनी शासन व्यवस्था को वहां पर किस हिसाब से चलाते आ रहे हैं। अब यही बात सदियों से देखेंगे तो आज जो वर्तमान बिहार है वहां पर भी ये सब चीजें देखने को मिलेगा। और बिहार का अगर प्रभाव देखा जाए राज्य व्यवस्था के हिसाब से तो राष्ट्र पर भी व्यापक स्तर पर पड़ता है। जैसे अभी सोचिए, केंद्र की सरकार है। देखिए, पॉलिटी कहने का तात्पर्य हो जाता है, जैसे एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस नहीं है। पॉलिटी क्या है? एक व्यवहारिक समझ है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मैं बताता हूं, ऐसे समझिए कि अभी देश में जो गवर्नमेंट चल रही है मोदी 3.0, आप जानते हैं कि ये सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत नहीं है। बीजेपी एनडीए में है, एनडीए की प्रमुख घटक दल है, सबसे बड़ी घटक दल है, और 240 सीट पर ही रुक गई है। यानी कि बीजेपी को भी जो है पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिला, 18वीं लोकसभा में नहीं मिला। 240 एमपी इनके पास हैं। लेकिन ये जो सरकार बनाने के लिए वो जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़ा से दूर रह गई। तो जाहिर सी बात है कई पार्टियों का सहयोग चाहिए था। इसमें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उनकी पार्टी है। लेकिन उसके बाद
बाद अगर लौट के आते हैं तो वो बिहारी है। बिहार में जो जदयू है, जदयू के सांसद, उसके बाद जो है चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके जो है, इसके बाद हम जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सारी जो रीजनल पार्टी है बिहार की, ये सब क्या कर रही है, ये एनडीए का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐड कर रही है और इस वजह से जो सांसदों की संख्या है वो तकरीबन 280-90 के पार चला गया है, यानी कि बहुमत में आ गई और सरकार बना ली है। मामला समझ में आ गया। यानी कि बिहार के सांसद यदि निकल जाते हैं एनडीए से तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है उस पर संकट हो सकता है और संभव है कि सरकार गिर सकती है, देश मध्यावधि चुनाव में जा सकता है। तो मामला समझ में आ गया कि बिहार की क्या महत्वपूर्ण अभी के जो वर्तमान राजनीति है उसमें क्या है। एक उदाहरण और देता हूं। अभी एसआईआर का मुद्दा आपने देखा, बिहार में वोटिंग कार्ड वगैरह को लेकर के, वोटर कार्ड है, इसको लेकर के गहन जांच परीक्षण चल रहा है, विशेष तौर पर किया जा रहा है। चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे, समझने के स्तर पर समझते हैं। यह भी कहा गया कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि जब हरियाणा चुनाव हुआ था वहाँ पर भी धांधली हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई तरह के आरोप लगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या बिहार में यह आरोप लग करके रह गया या बिहार में मामला बहुत आगे तक निकल गया? बिहार का मुद्दा जो है विधानसभा बिहार में पहुंची गया, साथ ही देश का लोकसभा जो है, खास करके देखेंगे लोकसभा या राज्यसभा भी कहिए, और पार्लियामेंट देखा जाए मानसून सत्र, पूरा मानसून सत्र जो है वह एसआईआर बिहार के मुद्दे पर हुआ और मामला इतना गंभीर हुआ कि ये मुद्दा जो है वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मामला कुछ समझ में आए? यानी कि बिहार के लोग अपने अधिकार को लेकर के, बिहार के लोग अपनी राजनीतिक समझ को लेकर के जाने जाते हैं। वह जो है उनकी राजनीतिक समझ निश्चित तौर पर बाकी जगहों के लोगों की अपेक्षा हमेशा से बेहतर मानी गई है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब सबसे पहले गणराज्य की बात की गई तो वैशाली गणराज्य की बात कहेगी। 16 महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री पढ़ते हुए, और मैंने आपसे कहा था कि 16 महाजनपद में जो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत महाजनपद था वो मगध ही हुआ करता था और वो भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जब आज की बिहार की लोकतांत्रिक स्थिति को, राज व्यवस्था को आप अध्ययन करें तो आप इस बात को भली भांति समझ सके कि बिहार का महत्व क्या है सबसे पहले यहां पर इन चीजों को लेकर के। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त सुपर सेल आपको दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 18 से 22 अगस्त है, यानी कि आखिरी तिथि 22 अगस्त रखी गई है। पीसीएस फाउंडेशन के विभिन्न कोर्स पर आपको मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ मिल जाएगा। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। जो लोग 71वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए पीटी टारगेट बैच है, केवल 4500 में उपलब्ध है, ये भी ले सकते हैं। और आगे की जो बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स मेंस, उनके लिए 50,000 का कोर्स होता है, लेकिन फिलहाल इस ऑफर में केवल 12,999 पड़ेगा। तो इस कोर्स को लेकर के आगे की तैयारी, मेंस वगैरह सब मिल जाएगा उसमें, वो तैयारी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने जो चर्चा किया आपसे वो बिहार का एक क्या ओवरव्यू रहा है, बिहार के लोगों का राज व्यवस्था को लेकर के, राजनीतिक समझ को लेकर के, उसकी बात कर लिया। अब यहां पर चलते हैं, प्रांत के रूप में बिहार को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि क्या बिहार अपने आप में पहले एक स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था? जवाब है नहीं। फिर बिहार किसके साथ था? बंगाल के साथ, है ना। और पृथक प्रांत के रूप में बिहार की गठन की बात किया जाए तो 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई। बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी हुआ और उसमें जो आज का तात्कालिक झारखंड है, उड़ीसा है, वह भी शामिल था। इसके बाद आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1936, तो 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो जाती है। अब बिहार के पास क्या बच गया? बिहार और आज का कौन सा? झारखंड। लेकिन समय के साथ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का भी बंटवारा हो जाता है, झारखंड भी बिहार से अलग बन गया और फिर बिहार के पास क्या बन गया? जो आज का बिहार दिखता है। तो कैसे आज के बिहार तक हम पहुंचे जहां पर 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 कमिश्नरी हैं, ये कहानी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले वर्तमान में अगर बिहार की चर्चा किया जाए भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो यह तीसरा स्थान है। साथियों, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान है भारत के नक्शे
विषय पर यह भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है। उड़ीसा कब अलग हुआ यह भी पूछा जा चुका है और झारखंड कब अलग हुआ यह भी पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही स्लाइड में कई पीवाईक्यू के क्वेश्चन दिख गया। संयुक्त, अगर झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग देखा जाए तो 42.35% भाग अलग हुआ। लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए, ये 2-3 फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि बिहार का गठन कब हुआ, चूंकि इसको लेकर के पहले भी प्रश्न आए हैं। तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। राज्य प्रशासन की अब बात किया जाएगा। हम आज के तौर पर चलते हैं भारतीय संविधान के भाग 6 में जब चलेंगे आप, तो यह ध्यान रखिएगा, भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि राज्य व्यवस्था के संचालन हेतु राज्य प्रशासन मुख्य 3 भागों में बांटा जाएगा। मुख्य 3 भाग कहने का तात्पर्य आपने यह भी पढ़ा होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर। अब शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या होता है, यानी कि देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। हमने मगध का भी चर्चा किया, हमने कहा वो वैशाली और महाजनपद मगध, उस समय क्या होता था, राजा ही तमाम शक्तियों का धारण करने वाला होता था। यानी कि राजा की वाणी ईश्वर की वाणी मानी जाती थी। राजा ही कानून बनाता था, राजा ही आदेश देता था, कार्यपालिका का कार्य करता था, और दंड देना होता था तो वह भी राजा ही देता था। इसलिए राजा में ही सारी शक्तियां निहित था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे डेमोक्रेसी आया, यह महसूस किया गया कि नहीं, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाए। क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास यदि अधिक शक्ति होता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति अराजक हो सकता है, वह व्यक्ति जनता के हित में फिर कार्य नहीं करेगा। और फिर आधुनिक संविधान निर्माताओं ने इस बात को लेकर के चर्चा किया, कानूनविदों ने इस बात को जरूरी समझा और अलग अलग अंग कर दिए गए। राज्य के विधायिका की बात की गई। विधायिका का काम दिया गया कि भाई आप कानून बनाएंगे। कार्यपालिका का काम दिया गया कि विधायिका जो कानून बना करके आपको देगी, आप उसे धरातल पर उतारेंगे। और न्यायपालिका का ये काम दिया गया कि आप ये देखेंगे कि विधायिका सही कानून बना रही है कि नहीं, विधि के प्रक्रिया का सही से इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, और कार्यपालिका उस काम को सही से लागू करवा रही है कि नहीं। और जो जनता है अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड के प्रावधान भी किए जा सकें। मामला समझ में आ गया। और निश्चित तौर पर न्यायपालिका को संविधान व्याख्या की भी शक्ति दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बिहार की स्थिति पर चर्चा करेंगे, बिहार राज्य की विधायिका को लेकर चर्चा करेंगे, तो जानिए बिहार एक ऐसे राज्य में शामिल होता है जहां पर विधानसभा तो है ही, क्योंकि हर एक राज्य में विधानसभा है। कम से कम जो पूर्ण राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दे, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और अभी जम्मू कश्मीर है। यहाँ इस तीनों जो राज्य हैं, यहाँ पर ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, बावजूद इसके पास अपना विधानसभा है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर एलजी होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। अब बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार में विधायिका तो है ही, लेकिन मैंने पहले कहा कि बिहार बाकी राज्यों की तरफ, बाकी कुछ राज्य है जिसके तरह स्पेशल है। वो क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद एक ऐसा अंग है विधायिका का जो बिहार को बाकी स्टेट से अलग करता है। ऐसे 6 राज्य की संख्या है इस देश में। आपको क्या करना है? 6 का नाम बताना है। मैंने संख्या बता दिया है और एक नाम तो मैंने बिहार बोल ही दिया। तो 6 ऐसे कौन से राज्य हैं इस देश के जिनके पास विधान परिषद है? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, कई पीसीएस एग्जामिनेशन में। तो इस प्रश्न पर जरा आप काम कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। आगे मैं चर्चा करूंगा राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका का तात्पर्य मैंने पहले ही बताया कि प्रशासन चलेगा कैसे, काम कैसे किए जाएंगे, इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है। जिसमें से अगर देखेंगे राज्यपाल। अब राज्यपाल कौन है? जैसे देश में पद होता है राष्ट्रपति का, लगभग राज्य में वही समझ लीजिए। यानी कि ऐसे समझिए, राज्यपाल जो होते हैं किसी भी राज्य में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ से राज्य की जो व्यवस्था, इन सब चीज़ों का रिपोर्ट बना के भेजते हैं। कभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना हो तो राज्यपाल उसकी सिफारिश करते हैं और देखते हैं कि राज्य में सभी चीज़ें संविधान सम्मत चल रहा है कि नहीं। तो राज्यपाल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर पद माना जाता है। आए दिन जो राज्यपाल को लेकर के डिबेट चलते रहते हैं, इस पद को लेकर के कई बार कही जाती है कि इस पद की आवश्यकता ही नहीं है, इसको खत्म तक कर देना चाहिए। इसलिए राज्यपाल शब्द जो है वह यह पद और इसकी प्रतिष्ठा बेहद गर्मामयी मानी जाती है। मुख्यमंत्री चुने हुए लोगों के जो है, जो लोग चुन करके आते हैं उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री बनता है। यानी कि विधायक दल जो है वो तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और जनता इन सबको चुन करके भेजती है अपना जनप्रतिनिधि के रूप में। यानी कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों में मुख्य जो होंगे वो मुख्यमंत्री होते हैं। कोई विशेष इनको प्रावधान बाकी नहीं दिया गया। मंत्रिपरिषद कौन होते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री सारे काम को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन अकेले तो कर नहीं सकते हैं, तो इनको एक टीम चाहिए। तो वो टीम कौन होगी? मंत्रियों का टीम होगा जो विभिन्न कार्य को देखेंगे। इसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अब न्यायपालिका क्या है? देखिए, न्यायपालिका की जब बात करेंगे तो 3 स्तर पर आपको सोचना चाहिए ना।
और 3 स्तर पर जब सोचेंगे तो एक पिरामिड बना दीजिए, जैसे कि ऊपर हो गया, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट्स होंगे, देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स हो गया, और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्तर हो जाता है, इन 3 स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तो देश में एक ही है जो कहां पर पड़ता है, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए अगर राज्य की बात किया जाए तो विभिन्न राज्य के अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं। अगर बिहार की बात करेंगे तो कौन सा है, पटना हाई कोर्ट है। और फिर जो है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो है उसकी चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर के इसको 3 भागों में ऐसे आपको देखना है। अब सबसे पहले अंग की हम चर्चा करेंगे, क्या हम बात करेंगे, राज्य की जो है वो विधायिका। अब विधायिका को लेकर संविधान में कहां चर्चा किया है इसको देख लीजिए। संविधान के 168 अनुच्छेद है, इसके अनुसार राज्य में एक विधानमंडल के गठन की बात किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो इन तीनों से मिलकर के बनेगा। ठहरिए, यहां कुछ करने से पहले जब मैं ये कहता हूं कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लगभग के लोग क्या सोचते हैं कि अरे राज्यसभा है वरिष्ठों का सदन, लोकसभा है निम्न सदन, और यही से पार्लियामेंट बनता है। लेकिन नहीं दोस्तों, यही गलती होता है। यहां पर पार्लियामेंट के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, विभिन्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो पार्लियामेंट कहने का तात्पर्य केवल लोकसभा या राज्यसभा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, सही। जब यहां पर हम विधानमंडल कहते हैं तो गवर्नर 3 यहां पर भी हो जाएगा। एक तो हो जाएंगे गवर्नर, हो जाएंगे गवर्नर के अलावा जो आपके विधायक होते हैं, एमएलए जो होते हैं वह भी हो जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो विधान सभा जिसको कहा जाता है उसकी। और फिर परिषद, परिषद में आते हैं जो राज्य जहां पर विधान परिषद है, जैसे एमएलसी इसको बोलते हैं, और इस सदन को क्या बोलते हैं, विधान परिषद। ये नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने आपको बता ही दिया, ये विधान परिषद लिखा हुआ, उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इतना काम करेंगे तो आपका मामला बन जाएगा। 3 यहां पर भी अंग होगा, गवर्नर को नहीं छोड़ना है विधानमंडल में। अब एक बात समझ लीजिए, राज्य की बात किया जाए, बिहार राज्य की, तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। विधायिका के स्तर पर बात करेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ विधान परिषद है, और विधान परिषद जो होता है उच्च सदन का सदन माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर पार्लियामेंट में राज्यसभा माना जाता है वैसा ही। और विधानसभा जो है निम्न सदन होता है, वहां पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, या कह सकते हैं कि एक तरह से कि जो डायरेक्ट चुन करके जाते हैं विधायक वगैरह, वो होते हैं। विधान परिषद, चूंकि बिहार में विधान परिषद है तो हम लोग निश्चित तौर पर जब बिहार की चर्चा करेंगे तो विधान परिषद पढ़ेंगे। यह विधानमंडल का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन होता है। यह स्टेटमेंट आ चुका है, इसको ध्यान रखना है। इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या से 1/3 होती है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा चुका है कि कितना कम से कम होना चाहिए, तो वो 40 मिनिमम होगा ही, ये नहीं भूलना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 1912 में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, यह भी पूछा जा चुका है, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में हुआ, यह भी पूछा जा चुका है। तो जो फैक्ट यहां पर है उस फैक्ट को ठीक से देखिएगा, क्योंकि यहां से अगर पूछा जाता है तो वो गलती आपसे नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 22 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक पारित हुआ, जो बिहार के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको ध्यान रखिएगा, महिलाओं से संबंधित अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। और बिहार विधान परिषद नेवा, यानी कि नेवा प्लेटफॉर्म अतः पेपरलेस मोड में जो कहने की बात किया गया, तो आप जानते हैं कि बिहार विधान परिषद जो है देश का पहला ऐसा सदन बनता है जो पेपरलेस मोड में काम करता है, यानी कि टैब वगैरह से सारे काम होते हैं। ये आपने बिहार विधान परिषद की अगर कार्रवाई देखा होगा तो उसमें आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये पहला रहा था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया, और यह पूछा जा सकता है कि किस वर्ष पहली बार किया गया, कौन से सत्र को, शीतकालीन सत्र को, विंटर सेशन। मार्च 2022 में नागालैंड विधानसभा नेवा प्लेटफॉर्म पर आने वाला देश का प्रथम विधानसभा बन गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका, बताइए इसमें कहेंगे सर एक ही जैसा लग रहा है। ठीक से देखिए, यहाँ क्या मैंने कहा था, शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में, और ये क्या था, विधान परिषद। तो बिहार विधान परिषद पहला बना था। नागालैंड क्या है, 2022 में बनता है, और ये क्या है, विधानसभा है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, बस ध्यान रखिएगा। अब नागालैंड में चूंकि विधान परिषद है ही नहीं, ठीक है,
तो ये चीजें ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और इस स्थिति में देखा जाएगा तो इसमें चुने जाने वाले सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष होती है। अन्य अर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 173 द्वारा निर्धारित की जाएंगी और 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कुछ विशेष क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जैसे कि लिटरेचर से आ सकते हैं, आर्ट से, साइंस से, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, सोशल वर्क में जो विशेष अनुभव रखने वाले लोग होते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है। ये मनोनीत किनके द्वारा किया जाता है, मनोनयन राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद के सत्र की अध्यक्षता सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति तथा उपसभापति द्वारा की जाती है। यह परिषद को लेकर के चर्चा किया गया है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो भारतीय संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकती है। यानी कि किसी राज्य में, जैसा मैंने कहा कि कुछ ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए ना कि आखिर फिर कुछ ही राज्य क्यों, बाकी राज्य भी अगर अपने यहाँ विधान परिषद चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये एक प्रश्न है। तो कोई भी राज्य यदि चाहते हैं कि उनके राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो, तो जो विधानसभा के जितने सदस्यों की संख्या है उनके पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा और प्रस्ताव पारित करके पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा और भारतीय संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर उत्साधन कर सकती है। अब अगर मैंने पहले आपको बोला था कि 6 राज्यों को लेकर के कि 6 राज्य में ही विधान परिषद है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। यहां फिर से एक बार मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश 99 सीट है, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 50 तथा तेलंगाना 40 विधान परिषद जो है फिलहाल विद्यमान है। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। विधान परिषद के सभापति को लेकर के बात किया जाए, बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सभापति और इनके कार्यकाल, चूंकि अगर यहां पर बात करेंगे, देखिए 1921 है, 1936 में उड़ीसा अलग हो रहा है ना बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे कार्यकाल रहेंगे 1936 तक जिसमें बिहार और उड़ीसा इस दोनों के विधान परिषद एक थे, इसलिए सभापति का कार्यकाल एक जैसा होगा। ठीक है। सर वाल्टन मॉडर्न, ये पूछा जा चुका है, 1921 में कार्यकाल था कि पहला कौन सभापति रहा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक रहे थे, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। और जब उड़ीसा अलग होता है तब कौन थे, बाबू रंजनधारी सिंह जो सभापति रहे हैं विधान परिषद के। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, देखिए सर वाल्टन मोरे 1921 में बता दिया था। प्रथम सभापति जो स्वतंत्रता के पूर्व रहे राजीव रंजन प्रसाद सिंह 37 से 48, प्रथम सभापति स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में श्यामा प्रसाद सिंह 1948 से 52 और वर्तमान सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अच्छे से तैयार करना चाहिए आपको। ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, इस लिस्ट को ध्यान रख लीजिएगा, इनके कार्यकाल को देख लीजिएगा। राजीव रंजन प्रसाद सिंह ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद सिंह ध्यान रखिएगा। देखिए ये आजादी से पहले है और देखिए ये आजादी के बाद है, इनका कार्यकाल देखिए। ठीक है, इसीलिए ये 2 नाम आपको ध्यान रहेगा। और प्रथम महिला सभापति को लेकर के देखेंगे तो इनका नाम नईमा खातून हैदर। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न हो जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये पूरा लिस्ट है आपके पास, ठीक, ये ध्यान रखना है, ये पूरा लिस्ट आपको, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। और आखिरी ये जो है श्री अवधेश नारायण सिंह, वह वर्तमान में। तो इतना ध्यान आपको इस लिस्ट को रखना है। आगे चलें, विधानसभा को लेकर के चर्चा करें। चूंकि अभी हमने विधान परिषद पहले देख लिया, विधानसभा। बिहार राज्य विधानमंडल में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उन सभी राज्यों में जहां पर विधान परिषद होगा, विधान परिषद क्या होगा, उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें संख्या कितनी है, 243। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, 243 सीट के लिए। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की सीट झारखंड के पास चली गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर एंग्लो इंडियन का सीट नहीं बचेगा बिहार में। 104वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त ही कर दिया गया, तो अब ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले झारखंड को है और उसके बाद जो है खत्म ही कर दिया गया, तो बात ही खत्म। उसके बाद 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र राज्य के मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। यानी कि देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ठीक से समझ लीजिए। यहाँ दरअसल ये आपसे पूछा जा रहा है कि
किसी भी राज्य में मंत्री कितने बन सकते हैं, मंत्री परिषद में कितने आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत ये बातें किया गया, किस ईयर में, 2003 में, और वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो पहली चीज ये फैक्ट हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, ठीक है, अब क्या कहा गया, राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%, विधानसभा जितनी भी बड़ी है उसका 15% से अधिक मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। बस ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये हम सब जानते हैं यहाँ की 18+ जो है सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार जो है उसके तहत यहाँ पर इसकी अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम जो है वो 60 निर्धारित की गई है। बिहार में देखेंगे तो 243 है, इसके बीच में है। और सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। यह अन्य अर्हताएं जो है संविधान के अनुच्छेद 173 द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि अनुच्छेद 178 में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को क्या किया जाता है, उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों का संचालन विधानसभा का जो सचिवालय होता है उससे करते हैं, जिसका प्रधान कौन होता है, ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग होते हैं। एक सीनियर IAS ऑफिसर वो मुख्य सचिव होते हैं, मुख्य सचिव के द्वारा करते हैं। विधानसभा को राज्य के लिए कानून बनाने, बजट पारित करने, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी व्यापक शक्तियां किसके द्वारा दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है। आपात स्थिति, इमरजेंसी को लेकर के बात करें तो आपात स्थिति लागू होने पर विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। ये बात ध्यान रखिए, बिहार में कई बार बढ़ाई गई है और इसे फिर पुनः जो है 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार इस अवधि को कुल 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। ये गवर्नर के पास पावर है, तो इसलिए मैंने कहा गवर्नर एक जो है विशिष्ट पद हो जाता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। जो मुख्य पद कुछ बातें हैं, फैक्ट है, उसको यहां लिख दिया हूं ताकि इसको ध्यान से पढ़ना है। संविधान के लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए यह प्रावधान लागू किया गया था और 25 जनवरी 2020 को इसकी अवधि 70 वर्ष का यहां पर समाप्त हो जाता है, जिसे अनुच्छेद 334 में संशोधन कर समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन के तहत SC ST के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी 2030 तक और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 10-10 वर्ष जो है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष, अब जानते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के पूर्व राम दयालु सिंह है। प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये कौन है, स्वतंत्रता के बाद कौन, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, पूछा जा चुका है। वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री नंद किशोर यादव, ये भी पूछा जा चुका है। इस स्लाइड के तीनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देकर के आपको इन चीजों को देखना है, ठीक है। अब देखिए बिहार की राज्य व्यवस्था के सारगर्भित तथ्य को लेकर के चर्चा करते हैं, यानी कि कुछ बातें जो फैक्चुअल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, उसको मैं एक नजर बता देता हूं। यहाँ पर विधानमंडल का रूप क्या है, द्विसदनीय, यानी कि एक विधानसभा और दूसरा क्या है, विधान परिषद, ठीक है। इसके बाद विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243, अभी चुनाव होने वाला है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है, 75, हम सब जानते हैं। विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 203। विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित स्थान कितना है, 38 और 2। अब ठीक से समझ लीजिए, SC जो है शेड्यूल कास्ट जो है इनके लिए 38 सीट आरक्षित है और ST शेड्यूल ट्राइब जो है इनके लिए 2 सीट आरक्षित किया गया है। 2 सीट कौन सा है, कटोरिया और मनिहारी, ये पूछा जा सकता है। देखिए ST के लिए कम सीट इसीलिए है कि अभी जो बिहार का एक सर्वे हुआ था, जातिगत सर्वे, उसमें कहा गया कि इनका जो जनसंख्या है वह 1.68% के आसपास है, यानी कि बिहार में पॉपुलेशन के हिसाब से ST ज्यादा नहीं है। झारखंड में चले गए बहुत सारे ना जो ट्राइबल्स थे झारखंड राज्य बनने के बाद, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या आप जानते हैं कितना है, 40। MP जो है यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कितने हैं, जो 40। बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ये भी आप पहले जानते होंगे, ये 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान कितना है, वह 6 है। और प्रखंडों की संख्या बिहार में कितना है, 534 है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, जिला 38 हम लोग जानते हैं, तो जाहिर सी बात है जिला परिषद भी 38 होगा। नगर परिषद 49 है, नगर निगम 12 है, नगर पंचायत जो 81 है। कमिश्नरी जो प्रमंडल जिसको कहते हैं, अलग से लिख देता हूं, प्रमंडल जो है वो बिहार में कितना है, 9 प्रमंडल का नाम आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वह 40 आपको दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे 1 से यहाँ पर शुरू होता है और 40वां यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी कि टोटल यहाँ से 40 MP जो है वो बिहार से जाते हैं। और इसी वजह से क्या कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता चाहिए तो बिहार यानी कि पटना लखनऊ होते हुए दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि 80 सीट जो है MP का वो
किसके पास है? यूपी के पास। और 40 किसके पास है? बिहार के पास। तो कितना हो गया? 120। 543 में 120 यहीं आ गया। तो इसीलिए दिल्ली की सत्ता कहते हैं कि अगर आपको प्राप्त करना है तो यूपी बिहार को जीतना पड़ेगा। मामला समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए, हम लोगों ने जो चर्चा किया है पूरी तरह से, वो हमने किस बात को लेकर चर्चा किया है? विधायिका को लेकर के। हमने कहा था कि 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज के लेक्चर में जो हम आगे बढ़ के डिटेल चर्चा किए हैं वो विधायिका को लेकर के। आगे चल के हम कार्यपालिका की चर्चा करेंगे, कार्यपालिका में भी अस्थायी और अस्थायी देखेंगे, और फिर अंत में हम न्यायपालिका भी देख लेंगे। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वो भी देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के पैटर्न को सही समझ लीजिए, आगे हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं इसमें हमारा सारा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर कैसे लगा, क्या क्या आपने सीखा है, ये जरूर कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, जितनी सारी चीजें यहां पर टिक लगाया हूं कि ये पूछा जा चुका है फैक्ट में, वो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न इस टॉपिक से रहा तो वहीं से रहेगा, बार बार वहीं से रहेगा। और बाकी जो करंट में आएगा वो करंट के क्लास में मैं करा ही दे रहा हूं, वो आप संस्कृति पीसीएस के इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां से पॉलिटी के करंट अफेयर्स को आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। परिसमाप्ति की घोषणा की जाती है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।